Hello everyone, this is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का टॉपिक मार्शलिंग। इसे आप बड़े ध्यान से सुनिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बिना लेक्चर को सुने हुए आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्शलिंग किसे कहते हैं। तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, तभी आपको ये जो है समझ में आएगा। देखिए, मार्शलिंग में क्या है कि ए एक मॉर्गेजर है, उसके पास दो प्रॉपर्टी हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो मॉर्गेजर के पास दो प्रॉपर्टी है, एक्स और वाई। अब ए ने कुछ लोन बी से लिया और उसे अपनी दोनों प्रॉपर्टी किसको मॉर्गेज कर दी? बी को कर दी। अब ए ने थोड़े टाइम बाद फिर लोन लिया, अब की बार लोन उसने बी से ना लेके सी से लिया और जो उसकी प्रॉपर्टी एक्स थी वो दोबारे से सी को मॉर्गेज कर दी। तो यहाँ पे आप देखिए, ए ने पहले उसकी जो दो प्रॉपर्टी थी वो बी से लोन लेके बी को मॉर्गेज किया, फिर सी से लोन लिया, तो जो एक्स पहले से ही ऑलरेडी मॉर्गेज थी बी के पास, उसको दोबारे से री मॉर्गेज कर दिया सी को। अब सी जो है वो कहता है कि अगर बी के पास जो है दोनों प्रॉपर्टी है एक्स और वाई और मेरे पास सिर्फ एक्स प्रॉपर्टी है, सेम चीज बी सोच रहा है। बी सोच रहा है कि अब जो मेरे पास दो प्रॉपर्टी थी एक्स और वाई, अब वो उसमें से एक्स सी के पास भी पहुंच गई है एज ए सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट। तो बी क्या करता है, वो कहता है कि मैं तो एक्स प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं अपने लोन का पैसा निकलवाने के लिए, क्योंकि ए ने जो था टाइम लिमिट होने पर अभी भी लोन का पेमेंट नहीं किया है। तो अब बी सबसे पहले किसे रियलाइज कराना चाहता है? एक्स प्रॉपर्टी को। तो ऐसे टाइम पे सी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, वो बी को कंपेल कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी एक्स को ना बेच के प्रॉपर्टी वाई को बेचे और उससे अपने लोन का रीपेमेंट करे। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मार्शलिंग। तो मार्शलिंग में क्या होता है कि जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी होता है वो फर्स्ट जो प्रायर मॉर्गेजी होता है उसे वो कंपेल कर सकता है कि पहले वो दूसरी प्रॉपर्टी से अपने लोन का रीपेमेंट करे, उसके बाद वो उनकी मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी को टच करे। तो ये कहलाता है आपका मार्शलिंग। और मार्शलिंग के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही मॉर्गेजी हो, मॉर्गेजी बहुत हो सकती हैं। ए हो सकता है 4 जनों से लोन ले और बार बार अपनी एक्स और वाई प्रॉपर्टी को ही मॉर्गेज करता चला जाए। तो हर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को जो है ये अधिकार होता है मार्शलिंग का। और मार्शलिंग में एक और चीज ध्यान देने वाली है कि ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम मॉर्गेज करते हैं ये उसी पर एप्लीकेबल होता है, ये प्लेस पे एप्लीकेबल नहीं होता जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी रखी जाती है। अगर मॉर्गेजर ने कुछ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी है और कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेस किया है, दोनों को मिक्स करके रखा है, तब भी मार्शलिंग का जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इससे पता चलता है मार्शलिंग कब लगती है, जब मॉर्गेजर ने सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है अपने मॉर्गेजी को दी है। तो अब मार्शलिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये जो मार्शलिंग का वो था लॉ, ये सबसे पहले एल्ड्रिच वर्सेस कॉपर के केस में दिया गया था। ये लीडिंग केस है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, एल्ड्रिच वर्सेस कॉपर। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एल्ड्रिच वर्सेस कॉपर का केस फर्स्ट टाइम था जब केस लॉ ऑफ मार्शलिंग को जो है आगे जाके इंटरप्रेट किया गया था। तो मार्शलिंग बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि मार्शलिंग के एसेंशियल फीचर क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो होता है सेम मॉर्गेजर, कि अगर मॉर्गेजर ने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी पहले फर्स्ट मॉर्गेजी को दी है, फिर सेकंड को दी है, फिर थर्ड को दी है, तो यहाँ पर मॉर्गेजर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर मॉर्गेजर सेम नहीं है तो फिर मार्शलिंग का डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मॉर्गेजर सेम होना चाहिए और मॉर्गेजी जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छा केस है आपका गोपाला केस, आप इसे नोट कर लीजिए।
ये केस है आपका गोपाला केस। इसमें क्या था, एक जॉइंट हिंदू फैमिली थी, उसमें एक कर्ता था और एक बी था जो उसका मेंबर था। तो ए ने एज ए कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली की कुछ प्रॉपर्टी जो है एक्स को मॉर्गेज कर दी। बाद में फैमिली का पार्टीशन हो गया, तो फिर कर्ता के पास जो पोर्शन पार्टीशन में मिला था, जो अब उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बन गई थी, उस प्रॉपर्टी को उसने वाई पे जो है मॉर्गेज कर दिया। अब वाई ने एक्स को कंपेल करना चाहा कि आप जो है मेरी प्रॉपर्टी को टच नहीं करेंगे। तो केस में डिसाइड हुआ कि क्या यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग लगेगा, क्या यहाँ पे सेम मॉर्गेजर है या नहीं। तो कोर्ट में क्वेश्चन रेज किया गया कि जो कर्ता था वो तो सेम ही मॉर्गेजर है, पहले उसने एचयूएफ की प्रॉपर्टी को रखा, बाद में उसने जो प्रॉपर्टी एचयूएफ की में से उसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिली उसको रख दिया। लेकिन कोर्ट ने कहा यहाँ पे एज ए ह्यूमन बीइंग एक्स एक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी डिफरेंट है। पहले उसने एज ए कर्ता रखा था और बाद में उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में रखा। तो इट मीन्स यहाँ पे सेम मॉर्गेजर नहीं है, इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका नो प्रिजुडाइज टू प्रायर मॉर्गेजी। देखिए, जो डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग है वो किसको बेनिफिट करता है, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रायर मॉर्गेजी हैं आप उनके साथ इनजस्टिस करोगे, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग जो है एक इक्विटी का रूल है। तो अगर आप ये कहते हैं कि जो प्रायर मॉर्गेजी है वो पहले उस प्रॉपर्टी को बेचे जो कि इनसफिशिएंट है या जो डाउटफुल नेचर की जिससे लिटिगेशन हो सकता है, तो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी इस चीज के लिए प्रायर मॉर्गेजी को कंपेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नो प्रिजुडाइज टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से यहाँ के मतलब है जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी होते हैं उनको भी आप जो है प्रिजुडाइज नहीं कर सकते, उनके साथ भी इनजस्टिस नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ तो उससे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए ने अपनी दो प्रॉपर्टी एक्स और वाई सबसे पहले किसको दी, बी को दी। तो बी कौन हुआ, फर्स्ट मॉर्गेजी। अब उसने एक्स को दोबारे सी को मॉर्गेज कर दिया, तो सी कौन सा हुआ, सेकेंड नंबर का मॉर्गेजी। फिर उसने वाई प्रॉपर्टी को किसको कर दिया, उसने कहा कि वो मैं डी को मॉर्गेज कर रहा हूँ, तो डी कौन सा हुआ, थर्ड मॉर्गेजी। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या था कि नो प्रिजुडिस टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से मतलब है थर्ड मॉर्गेजी को भी हम इनजस्टिस नहीं पहुंचा सकते। अब इसमें बी फर्स्ट मॉर्गेजी हो गया, सी सेकंड हो गया और डी थर्ड मॉर्गेजी हो गया। अब सी बी जो है उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो वो जो है अब अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा था, तो सी ने बी को कंपेल किया कि आप सबसे पहले वाई को बेच के अपना पैसा लो, क्योंकि एक्स का मॉर्गेज मेरे पास है। तो सी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सी कहेगा कि एक्स को ना बेच के आप वाई को लो, तो इससे तो वाई की प्रॉपर्टी दूसरी बार किसको मॉर्गेज हुई थी, डी को, तो डी को सिक्योरिटी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो डी के साथ जो है इनजस्टिस हो जाएगा। तो सी इस तरीके से बी को कंपेल नहीं कर सकता कि आप वाई को बेच लो और एक्स को छोड़ दो, क्योंकि इससे इनजस्टिस होगा आपके थर्ड मॉर्गेजी को। तो इस केस में क्या होता है, जो कोर्ट होता है वो एक्स के लोन को दोनों प्रॉपर्टी में बांट देता है, एक्स और वाई में। कुछ अमाउंट एक्स के लिए कर देता है रिलेटेबल अमाउंट और कुछ वाई को दे देता है। तो बी को हक है कि वो कुछ अमाउंट एक्स से ले, कुछ वाई से ले, और जो रिमाइंडर है फिर वो सी एक्स से ले सकता है और डी रिमाइंडर जो है वाई से ले सकता है। तो ये विन 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 सिचुएशन हो जाती है कि बी को भी लॉस नहीं होता, सी को भी लॉस नहीं होता और डी को भी लॉस नहीं होता है। तो ये कहलाता है कि कोई भी प्रिजुडाइज नहीं होगा थर्ड पार्टी के साथ। तो अब आपको मार्शलिंग का डॉक्ट्राइन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मार्शलिंग का डॉक्ट्राइन किसे कहते हैं और उसके एसेंशियल क्या क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़रूर पूछा जाता है। और जैसे मैंने एग्जाम्पल इसमें ड्रॉ किए हैं, बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे ही एग्जाम्पल ड्रॉ करने हैं, क्योंकि तभी बिल्कुल क्लियर होता है। अगर आप पैराग्राफिकल फॉर्म में उसको लिखेंगे तो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है।
तो आपको डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग पता चल गया, इसके एसेंशियल पता चल गए कि 3 एसेंशियल है। सेम मॉर्गेजर होना चाहिए, प्रायर मॉर्गेजी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और थर्ड मॉर्गेजी को भी कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।